रियल मैड्रिड से जो 24 घंटे पहले बारसा का मैच होता है ना, उसमें दिक्कत सी हो जाती है थोड़ी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें, जब से वो रियल बेटिस एंटवर्प के अगेंस्ट, और उससे पहले भी ऐसा कुछ तो था नहीं कि बार्सिलोना बेकार खेल रही थी, लेकिन बारसा ने जो पेस पकड़ी थी ना, और जितने एक्सपोनेंशियल लेवल पे वो पेस पकड़ी थी, वो थोड़ा सा फ्राइटनिंग तो था। लाइक क्लासिको के बिल्डअप तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन पूरे ला लीगा या फिर पूरे चैंपियन लीग के सिनेरियो की बात करें तो बारसा लेजिट एक काफ़ी ब्रूटल फोर्स की तरह दिख रही थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जिस मैच्योरिटी के साथ जावी उस चीज़ को निपटा रहा था, निभा रहा था, संभाल रहा था, वहाँ भी डर तो लग रहा था। लेकिन कल यहाँ पर 2 मैच हुए, और जहाँ पर एक तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने काराबाओ कप डिफेंस को काफ़ी खूबसूरती से, मतलब मेरे को लगता है कि इस पूरे सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल उसके साथ परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर निपटाया है। वहीं बार्सिलोना ने यहाँ पर 2-2 ड्रॉ करके मायोर्का के साथ पूरा का पूरा गेम यहाँ पर अब रियल मैड्रिड के पाले में डाल दिया है। मैं बता दूं, रियल मैड्रिड अगर आज लास पाल्मास के अगेंस्ट मैच जीत गई तो ना ही सिर्फ वो यहाँ पर बैक ऑन द विनिंग ट्रैक पे आएगी, बल्कि बार्सिलोना और गिरोना दोनों को ही टॉपल करके वो अब टॉप ऑफ द टेबल हो जाएगी, बारसा से 1 पॉइंट ऊपर। कंडीशन पीएस पीओवी जीतना है मैच, वो कैसे होगा ये तो पता नहीं। सबसे पहले अगर मैच की बात करते हैं बारसा वाले, अब देखो यहाँ पर काफी रोटेटेड स्कोर, तो दोनों ही मैच में यहाँ पर हेवीली रोटेशन देखने को मिली, चाहे यूनाइटेड की बात करें चाहे बारसा की बात करें। लेकिन अगर बारसा के एक बार के स्कोर की बात करें तो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की नहीं था, बाद में लेके आया गया। उसके साथ यहाँ पर रफीनिया, फेरान को मौका दिया गया, जाओ फेलिक्स को मौका दिया गया, और साथ ही यहाँ पर एक नए सेंटर बैक पेयरिंग को लाया गया जो था अराउओ और इनिगो मार्टिनेज। अब इनिगो मार्टिनेज का अपना पहला स्टार्ट था, और अराउओ की बात करें तो इंजरी के बाद, लेकिन ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि कल दोनों के दोनों का गेम हिट और मिस पे रहा। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो अगर हम अराउओ की बात करें, जो डोमिनेंस हमको उसकी तरफ से दिखती है, जो लीडरशिप हमको दिखती है, वो शायद से लीडरशिप तो आप कह सकते हो कि ठीक है, लेकिन गेम वाइज और अगर हम परफॉर्मेंस वाइज की बात करें तो इतना कुछ खास वो नहीं खेला। सेम गोज फॉर इनिगो मार्टिनेज, इतना कुछ खास तो चढ़ के इनिगो मार्टिनेज भी नहीं खेला। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ क्यों इतनी ज़्यादा उभर के आएगी आने वाले बारसा के टाइम पे, वो इसलिए क्योंकि बारसा के पास जाओ कैंसेलो जैसा, अगर फुल बैक की बात करें, डायनामिकली पिछले कुछ टाइम में नहीं था। ऐसे में जितना भी आपका सिस्टम था वो उस तरीके से बनाया गया था कि आप किस तरीके से यहाँ पर कंपेंसेट करोगे। आपको नहीं भूलना चाहिए कि अगर अराउओ राइट बैक खेलता है या फिर कुंडे राइट बैक खेलता है, टोटली यहाँ पर सॉलिड परफॉर्मेंस ऑफेंसिवली डिफेंसिवली, लेकिन गेम स्टाइल तो बहुत ही अलग है, मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया अगर जाओ कैंसेलो राइट बैक पे खेलता है। अच्छा, जाओ कैंसेलो इतना ब्रिलियंट है आपके अटैकिंग उस सीक्वेंसेस में कि आप एक बार को सेक्रीफाइस कर देते हो कि डिफेंसिवली हमको क्या भुगतना पड़ सकता है, और उस चीज़ के लिए पूरी बारसा को मेंटेन रहना पड़ेगा। और यही चीज़ मैंने पहले भी कही थी, और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जब सेल्टा विगो के अगेंस्ट कमबैक करा था, मैंने तब भी कहा था कि बाकी सब ये बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन बूस्ट देता है फैंस को कि भाई ये मतलब काफ़ी इमोशनल चीज़ हो जाती है, लेकिन सस्टेनेबल कितना है और इसके पीछे का क्या कारण है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सेल्टा विगो ने यहाँ पर तोड़ा था काउंटर पे, वही यहाँ पर मायोर्का भी कर रही थी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मायोर्का ने बिल्कुल ही तोड़ ताड़ दिया था, बारसा ने ही डोमिनेट करा था, लेकिन मायोर्का जिन चीज़ों पे खेल रही थी वो बारसा के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट हो सकते हैं कि आप इतनी जल्दी काउंटर कैसे खा सकते हो जबकि सामने वाली टीम पे पेस ही नहीं है। सेम आप ये कह सकते हो कि मायोर्का ने एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ के खेलने की कोशिश करी, थोड़ा सा आंखों में आंखें डाल के खेलने की कोशिश करी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना का जितना ही मेरे को लगता है कि अनस्टेबल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जितना ही लैक ऑफ डोमिनेंट डिफेंस, आई थिंक अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, उतना ही यहाँ पर टूथलेस अटैक भी आप कह सकते हो। जाओ फेलिक्स, जाओ कैंसेलो, दोनों ही जाओ आज काम नहीं कर पाए। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर रफीनिया की बात करोगे, तब रफीनिया का सबको पता है कि भाई रफीनिया का एक बना हुआ था इस गेम के लिए, वो उसके क्रॉसेस की बात करें, पर लेकिन उसके क्रॉसेस को एग्जीक्यूट करने वाला चाहिए था। फेरान टोरेस के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका आया था जो कि ऑफकोर्स उसने छोड़ दिया था। लेकिन फेरान की बात करें तो फेरान ने भी कुछ मूवमेंट ऐसे दिखाए, कुछ हरकतें ऐसे करी कि ठीक है, सराहनीय है, लेकिन ओवरऑल गेम तब तक नहीं पलटा जब तक लमीन यमाल नहीं आया भाई। लाइक उसका ऑफकोर्स वो पेनल्टी नहीं मिली, लेकिन आप समझ सकते हो कि वो पेनल्टी कॉज करवा सकता है भाई। उसमें वो है मूवमेंट की, वो 1-on-1 टेक कर सकता है, जो कि आप मतलब उसमें ना वो एबिलिटी है जो कि आप बाकी प्लेयर्स में नहीं देखते। इसी के साथ यहाँ पर भाई एक प्लेयर जो कि स्टैंड आउट कर रहा है वो है गावी। देखो, फ्रैंकी डियोंग नहीं है, पेड्री नहीं है, और कल मेरे को लगता है गुंडोगन का गेम भी बहुत ही शांत से गया था, पता नहीं अजीब सा ही गया था, वो गेम में ना इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा था। और आई थिंक इसके पीछे का रीज़न ये भी था कि बार बार जावी अपने इंस्ट्रक्शंस में ये भी कह रहा था टच लाइन से कि भाई अराउओ को थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा और आगे चढ़ के खेलना पड़ेगा और बॉल आगे सर्विस करनी पड़ेगी। बट गावी बहुत खूबसूरत खेला, मतलब गावी आउट ऑफ पोजीशन और इन पोजीशन
दोनों ही गेम उसके अलग हैं लेकिन देखने लायक है। मतलब ये आप कह सकते हो, मैं अभी भी उसी चीज़ पे अड़ा हुआ हूँ कि फ्रैंकी डियोंग और पेड्रिक को रेप्लिकेट करना तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फ्रैंकी डियोंग और अगर पेड्रिक के अभाव में यानी कि एब्सेंस में कुछ ऐसा गेम निकालना जो कि शायद से नया हो लेकिन येट उतना ही इफेक्टिव हो, वो चीज़ गावी कर सकता है। अगेन इसमें गुंडोगन की काफ़ी मदद लगेगी और ओरियल रोमियो ठीक है, सही खेल रहा है, मेरे को ऐसा नंबर 6 बड़े खेल रहा है। एरियल में कुछ है दिक्कत लेकिन ठीक है, ओवरऑल मेरे को गेम सही लगा। देखो यहाँ पर वही टर स्टेगन वाली गलती की बात आ जाती है, लेकिन टर स्टेगन अब काफ़ी लोग बता रहे थे कि भाई ग्राउंड में पानी दिख भी रहा था और उसमें पानी ज़्यादा हो गया था, तो टर स्टेगन की भी आप कितनी गलती कर सकते हो, कितनी गलती निकालोगे, इंडिविजुअल एरर है, लेकिन ये छोटे छोटे एरर्स ही होते हैं जहाँ पर बहुत माइन्यूट मार्जिन से आपकी टीम बच जाती है। ओवरऑल यहाँ पर अब रियल मैड्रिड के पास भाई पूरा पूरा एडवांटेज है और उनको ये लेना ही पड़ेगा, और जिस तरीके से वो डाबी में हारे हैं आज वो हारना बिल्कुल भी कद्यपि बिल्कुल यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भैया यूनाइटेड ने तो बहुत ही खूबसूरती से अपना गेम खेला और इसमें ज़्यादा नेगेटिव है नहीं इस गेम में, सही बताऊँ तो। आमराबाद को लेफ्ट बैक पर डाला, लेकिन आमराबाद को लेफ्ट बैक पर डालने के पीछे जो सबसे बड़ी टेक्निकल और टैक्टिकल आप कह सकते हो कि एक स्टेप था और जो इंटेंशन था वो सीधा सीधा ये था कि भाई आपके पास एक इन्वर्टेड फुल बैक चाहिए जो कि मिडफील्ड में कासिमिरो के साथ आकर एक डबल पिवट खिला दे। इससे होता ये कि आपके पास पीछे 3 सेंटर बैक आए थे या फिर 2 सेंटर बैक होते, मैगवायर होता और यहाँ पर बाद में तो खैर लिंडलॉफ आ गया था, लेकिन कोई 2 सेंटर बैक होते और राइट बैक आपका थोड़ा पीछे खींचता। लेकिन आपने यहाँ पर टेन हैग ने यहाँ पर राइट बैक को पीछे नहीं रखा। आपको पता है डियोगो डालो की आदत होती थी आगे जाके खेले, लेकिन जो आमराबाद को यूज करने का तरीका था वो इतना खूबसूरत था। ऑफ कोर्स उसको भाई एग्जीक्यूट करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, हाईएस्ट लेवल पर काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। सबसे पहले तो देखो तुम, इट्स अ मिडफील्ड 4, इट्स अ डायमंड 4 बन जाएगा या फिर स्क्वायर आप कह सकते हो, मिडफील्ड स्क्वायर बन जाएगा। आमराबाद कासिमिरो डबल पिवट, और यहाँ पर कल हमने देखा मेसन माउंट, और हाँ भाई मेसन माउंट की क्या परफॉर्मेंस आई है, ये स्कोर आ जाएगा, ये स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा और उसके ऊपर से आपके फ्रंट 3 तो होंगे। तो इस चीज़ से आप 2 चीज़ें कर रहे हो। सबसे पहले तो आप अपने नंबर 8 को आगे एडवांस कर रहे हो और उनको पूरा मौका दे रहे हो कि वो हाफ स्पेसेस में जाके क्रिएट करें। अगेन देन आपके पास एक इन्वर्टेड फुल बैक है और या फिर ओवरलैप फुल बैक है जो कि डियोगो डालो हो सकता है, वो कोई भी रोल निभा सकता है। और हमने कल देखा जब फैकुंदो पेलिस्त्री ने यहाँ पर जिस तरीके से असिस्ट किया जब गोल मारा था, लेकिन उससे पहले इट वाज डियोगो डालो जिसने ओवरलैप नहीं बल्कि इन्वर्टेड रन बना के वो यहाँ पर असिस्ट किया था, और उसका ऑफेंसिव क्वालिटीज पे तो कोई शक है ही नहीं। साथ ही आपने कासिमिरो को अब वो रोल दे दिया जो कि सब कह ही रहे थे। कासिमिरो डिफेंसिव मिडफील्डर काफी अच्छा, अटैकिंग मिडफील्डर तो मजा ही आ जाएगा ऑर्गेज़मिक। लेकिन अगर आपको इसके बीच का निकालना है तो आपको यहाँ पर कासिमिरो की पीक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, गिवन द फैक्ट कि आप एक ऐसा प्लेयर दे दो जो कि गेम्स को हर टेम्पो पे और हर वर्सेटैलिटी के साथ निभा सकता है, और वो है आमराबाद। आमराबाद की टेक्निकल क्वालिटी देखो, आमराबाद की स्ट्राइकिंग एबिलिटी देखो, आमराबाद के गेम पढ़ने के तरीके को देखो। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड रहा। ओवरऑल मेरे को इस गेम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे को वो नहीं हुआ। रोटेशन टॉप क्लास रही, सब्स्टिट्यूशंस टॉप क्लास रहे, सबको मौके मिले, यंगस्टर्स ने अपने मौके को फ़ायदा उठाया, सैंचो ने फीफा खेला, एवरीथिंग वॉज गुड, हर चीज़ बढ़िया थी। वी गो टू द प्रीमियर लीग यहाँ पर अब सिंपल अच्छे मोमेंटम के साथ। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं फुटबॉल डेली के कुछ अनोखे और बढ़िया सी अपडेट्स की। सबसे पहले अपने स्वदेशी इंडियन फुटबॉल से बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर ईगो स्टेमैच को एक्सटेंशन दे दिया गया है, ये खुद कल्याण चौबे ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने चीज़ कहा कि जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर उनके आने के बाद ही बात करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बताता भी है कि इवन तो तुमको पता है अभी हाल ही में जब इंडियन फुटबॉल ने नोटिस दिया था ईगो स्टेमैच को कि भाई आप ऐसे बैड लाइट में मत डालो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, मेरे को अच्छी चीज़ ये लग रही है कि ठीक है, आई थिंक ऐसा होता है कि मतभेद है, मन भेद नहीं है। आप कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी आप क्लैश भी कर जाओ, लेकिन आपको पता है कि इंडियन फुटबॉल को अगर आगे लेके जाना है तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी के साथ यहाँ पर बोस्निया का भी एक इंटरेस्ट आया है, इनविटेशन या फिर कोई ऑफर नहीं आया कि वो ईगो स्टेमैच को साइन करने के लिए तैयार है। तुमको पता है कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म हो जाएगा एशिया कप जनवरी 2024 के बाद। लेकिन यहाँ पर अभी इसके रिगार्डिंग इंटरव्यू में ईगो स्टेमैच ने कहा कि मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एशियन गेम्स पे यहाँ पर पूरा फोकस हूँ, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया इतनी ईजिली जाने देगी ईगो स्टेमैच को। और पर्टिकुलरली ईगो स्टेमैच में बात करूँ तो उसको पता है कि जो फैन बेस उसका क्रिएट हुआ है इंडियन फुटबॉल में वो भी उसको जाने नहीं देगा, पक्की बात है। उसको पता है कि
है उसकी मार्केट में पहुंच और पकड़ तो है। इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी अजीब सी, भाई रियल मैड्रिड में आर्दा गुलर एक बार फिर से इंजर्ड हो गया। अब देखो इंजर्ड हो गया और आर्दा गुलर अभी बहुत यंग है, लेकिन आर्दा गुलर के रिगार्डिंग मेरे को दो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। पहली चीज़ तो यह कि आर्दा गुलर को भी ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल से ज़्यादा उसका मेंटल टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। भाई अगर आप इस इंजरी फेज से निकल गए तो फिर आप रियल मैड्रिड में अवेलेबल हो और आपके पास तो 3-4 साल है जब एक्चुअली में आप 21-22 के होंगे। लेकिन अगर आर्दा गुलर इस लूप में फंस गया, इंजर्ड बैकेट, तो वो रियल मैड्रिड में कभी सक्सीड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मेरे को कंफ्यूजिंग लगा वो ये था कि जब भाई आर्दा गुलर की परफॉर्मेंस और मैट्रिक्स को देखें, ट्रेनिंग में कह रहा हूँ मैं और इंजरी की बात कर रहा हूँ, तो फिर कार्लो ने ये क्यों कहा कि आर्दा गुलर ज्वाइन कर सकता है स्क्वाड को, और आर्दा गुलर को फिर यहाँ पर विनी के साथ स्क्वाड और पूरा ट्रेनिंग सेशन करवाया। और उसके बाद में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये खबर बाद में निकल गई कि भाई ठीक है आर्दा गुलर तो फिर से इंजर्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर स्टैट्स को मिस इंटरप्रेट किया गया और यहाँ पर रिपोर्ट्स को थोड़ा सा अनदेखा किया गया है। इसी के साथ अच्छी खबर ये है कि भाई विनीसियस जूनियर शायद से लास पाल्मास के अगेंस्ट स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर सकता है और हमको हमारी रियल मैड्रिड वापस से देख सकती है। मेरी भाई ज़्यादा कोई उम्मीद ही नहीं है, बस उम्मीद इतनी है इस रियल मैड्रिड से कि भाई विनीसियस को पूरा सपोर्ट, और विनीसियस और बेलिंगम आहा एक साथ स्वाद ही आ जाएंगे भाई, मज़ा ही आ जाएगा। आई होप कि भाई विनीसियस वापस से अपनी परफॉर्मेंस को जिस तरीके से वो गया था उसी तरीके से वापस आए। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी अटपटी खबर की। भाई नेपोली और ओसिमन में अभी बकर कट रही है बहुत। अब देखो नेपोली का जो हाल ही का गेम हुआ था, यार मैं टीम का नाम भूल गया, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि ओसिमन ने पेनल्टी मिस कर दी थी, उसकी वजह से फिर गाली पड़ने लगी। लेकिन ड्रामा ये हुआ था कि ओसिमन ने एक्चुअली में पिछले गेम में सब्स्टिट्यूट होने पर रूडी गार्सिया पे चिल्ला ही दिया। उसके बाद में इस चीज़ को ठंडा किया गया जब नेपोली के सारे स्टाफ और सारे प्लेयर्स और कोच स्पेशली ओसिमन ने सॉरी कहा। लेकिन पिछले गेम में जब नेपोली के स्ट्राइकर ओसिमन ने पेनल्टी मिस करी तो उसके बाद नेपोली के टिकटॉक अकाउंट ने, छपरियों वाले अकाउंट ने यहाँ पर एक मजाक उड़ाते हुए उसकी वीडियो बनाई, लाइक एक कंपाइलेशन सा बनाया, एक इफेक्ट और मीम सा बनाया जो अपन लोग करते ही हैं मजाक में, वो ऑफिशियल अकाउंट ने करा। इसके बाद बवाल कट गया भाई, इसके बाद मतलब काफ़ी बवाल कट गया और उसको फिर डिलीट भी कर दिया। और ये चीज़ जब ओसिमन के एजेंट ने पकड़ी तो उसने कहा कि देखो भाई हमारे हाथ में सारी लीगल एबिलिटीज़ हैं और हम तो लीगल केस ठोकने के लिए कभी भी तैयार हो सकते हैं। मतलब सोचो आपका स्टार प्लेयर जिस पे आपने लगभग 150-150 मिलियन का 200 मिलियन का ऑफर ट्रांसफर प्राइस टैग लगा रखा है, आपने अनडिस्प्यूटेड बना रखा है, उसके साथ आपकी इतनी बकर कट गई कि अब आप लीगल केस पे भी जाओगे। लेकिन इतना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह भी हुआ है कि एक नहीं बल्कि 2 या 3 वीडियो ऐसी थी जो कि टिकटॉक अकाउंट से डाली गई थी और नेपोली के ऑफिशियल से, बाद में फिर उसको डिलीट कर दिया गया। अब हाल ही में इसका रिपरकशन ये हुआ है कि ओसिमन ने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से सारी नेपोली की फोटोज हटा दी हैं। अभी कितना ऑन पिच परफॉर्मेंस पे सफ़र करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि भाई नेपोली बेच देगी ओसिमन को अगले समर ट्रांसफर विंडो में, और ज़्यादा ही बकवास हो गई तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी निकाल सकता है, जिसके लिए मेरे को रियल मैड्रिड यहाँ पर तैयार होती हुई दिख रही है। शू